हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस चीज़ को समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने केस देखा था, उस केस को यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। मान के चलते हैं कोई ब्लॉक है, वो किसी सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और वो स्मूथ नहीं है। मतलब जो ब्लॉक का सरफेस है और जो नीचे ग्राउंड का सरफेस है या जो बॉटम का सरफेस है वो दोनों रफ है और हम एक कोई फोर्स पी उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और फोर्स पी अप्लाई करने पर बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सिंपल होगा। एक एक्सटर्नल फोर्स पी यहां पर दिखा दिया। ओके, ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ है तो ये इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर। इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, दैट इज डब्ल्यू। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, दैट इज फ्रिक्शन का फोर्स, दैट इज एफ। ओके, और फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग द सरफेस और यू कैन से टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस। टेंजेंशियली मतलब सरफेस पर टेंजेंशियली लगता है। कभी पूछेगा कि फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लगता है तो आपको इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगेगा। ओके, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो हम यहां पर स्टडी करना चाह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमें इस तरीके से समझना है कि हमने देखा कि ये सरफेस है, इस सरफेस की वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये सरफेस की वजह से बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शन का फोर्स भी है। इसका मतलब है ड्यू टू द सरफेस देयर आर टू फोर्सेस, वन इज नॉर्मल रिएक्शन एंड अदर इज फ्रिक्शन। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम अलग से देखें कि भैया ये फ्रिक्शन का फोर्स है F और ये नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज N। ओके, दीज बोथ आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सरफेस। तो इनका ये दोनों फोर्सेस के हम रिजल्टेंट को निकालते हैं। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो इनके रिजल्टेंट को हम सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं, यही होगा इनका रिजल्टेंट। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, वन इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड अदर इज द फ्रिक्शन। ये आप सिंपली पैरेललोग्राम लॉ से भी समझ सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है यदि दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम के दो साइड से एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दें तो वहीं से जो डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स, इसलिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। अगर ये नॉर्मल इधर होता, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होता मान लीजिए, तो रिजल्टेंट आपका इस तरीके से आता। तो रिजल्टेंट इस आर को, जो ये रिजल्टेंट है, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये इस सरफेस की वजह से टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। अब यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो डेफिनेटली कोई एंगल होगा। तो ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज अल्फा। अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अल्फा इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल रिएक्शन। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोई पूछेगा किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तो हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, कभी कभी ये भी बात आती है कि लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये पूछता है कि भैया ये तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, ये लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये एक्सटर्नल फोर्स P लगाया है तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो P को और थोड़ा बढ़ा दें तो तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो जैसे P को 10 की जगह हमने 20 न्यूटन कर दिया तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन का भी 20 न्यूटन होगा। तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक P बहुत इतना ज़्यादा हो जाए कि बॉडी जस्ट मूव करने की सिचुएशन पर हो जाए या इम्पेंडिंग की सिचुएशन पर हो जाए, तो उस समय फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम होता है और उस मैक्सिमम फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने देखा था दैट इज FL इज गिवन बाई म्यू एन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और FL इज इक्वल टू म्यू एन। तो इसका मतलब है लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में कुछ नहीं होगा। अगर हम उस फ्री बॉडी डायग्राम को दोबारा देखना चाहें तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा P, और ये इस केस में
जो फ्रिक्शन हो जाएगा दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ये P उस सिचुएशन पर है जस्ट मूव करने की स्टेज पर है, तो FL की जगह हम लोग कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। तो यानी कि उस केस में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स और यहाँ पर नॉर्मल, अब लेकिन ये फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एन। ओके, तो उस केस में हम इस तरीके से समझ सकते हैं ये रिजल्टेंट होगा एंड दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, क्योंकि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग सिचुएशन पर है, इसीलिए हम इस वक्त इस अल्फा को हम कह सकते हैं अल्फा एल, दैट इज लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और मैक्सिमम बार जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है तो हमने पहले ही बताया था कि इंपेंडिंग सिचुएशन है, जस्ट मूव करने वाली सिचुएशन है, तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो बेसिकली लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसी भी सिचुएशन पर हो सकता है और लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी होगा जब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब कोई पूछेगा इन दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इन दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मान के चलिए दो वेक्टर्स मान लेते हैं, ये फ्रिक्शन है और ये एन है। ओके, नॉर्मल सिचुएशन में यदि हम इस फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, मान के चलिए बढ़ाने का मतलब है कि इसकी जो वेक्टर की लेंथ को बढ़ा दें, तो यानी कि अगर ये भी फ्रिक्शन है, कोई पूछेगा ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है एरो, यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, यानी कि ये फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर इस केस में नॉर्मल की वैल्यू तो उतनी ही होगी। लेकिन यदि हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा, और यहां पर यदि हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरीके से, तो दोनों सिचुएशंस को आप देखिए, यहां पर रिजल्टेंट इस तरीके से है और यहां पर रिजल्टेंट इस तरीके से है। यहां पर फ्रिक्शन कम है, यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं, आप डायग्राम से ही देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और ये भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, मान के चलते मैक्सिमम है तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब यहीं से डायग्राम से ही देखने में पता चल रहा है कि ये वाला एंगल, क्योंकि ये फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर मतलब लेफ्ट की साइड, लेफ्ट साइड में डिविएट हो गया, तो एंगल क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। इसका मतलब है कि लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और नॉर्मल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो ये फोर्स हावी हो रहा है, तो इसकी वजह से रिजल्टेंट भी इसी की तरफ झुकाव करेगा, यानी कि एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ही मैंने आपको बताया सारी प्रॉब्लम्स अधिकतर लिमिटिंग एंगल पर ही चलेंगी, यानी कि वो एंगल जब आपका फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम है। अच्छा, यदि हमसे पूछे कि भैया ये जो एंगल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप है, आप इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से। जैसे ये देखिए, यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी हमारे पास, ये मान लेते हैं फ्रिक्शन का फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब इन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट जा रहा था और ये था लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज अल्फा एल। अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये लेंथ भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये एंगल अल्फा है, तो ये एफ एल है हमारे पास, ये एन है। तो अगर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकली रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू एफ एल बाई एन, यानी कि यहाँ से हो सकता है कि एफ एल फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एन इंटू tan अल्फा। हम ये भी जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। इन दोनों को आपस में आप कंपेयर कर लीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n दोनों में है, यानी कि यहाँ से ये रिलेशनशिप निकल जाएगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम कई बार अल्फा एल की जगह अल्फा ही भी लिख दें तो अंडरस्टूड है कि वो लिमिटिंग स्टेज पर ही चल रहा है, तभी तो वहाँ पर म्यू इन्वॉल्व हुआ है। तो कई बार आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया रहेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, तो आपको म्यू निकालना आना चाहिए। ओके, और कभी अगर अल्फा दे दिया जाए तो आपको म्यू निकालना आना चाहिए, म्यू दे दिया जाए तो आपको अल्फा निकालना आना चाहिए। तो
तो अगर म्यू से अल्फा निकालना हो तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, ये चीज आपकी होगी। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको कह सकते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। इस चीज को हमें स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कब ये डिफाइन होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ रिपोज तभी डिफाइन होगा जब आपका इंक्लाइंड प्लेन पर सिचुएशन होगी। मान के चलते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, ओके, और उसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से दैट इज थीटा। अब एंगल ऑफ रिपोज को हमें समझना है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। मान के चलते हैं इस पर कोई बॉडी रखी हुई है इस तरीके से, ओके। तो चलिए इस चीज को हमें समझना है, एंगल ऑफ रिपोज को। तो सिंपल सी बात है कि एक ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है और वो अभी रेस्ट पर है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एंगल नहीं दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन को। अब सीधा सोचिए, यदि हम इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बढ़ा दें, यदि इस एंगल के इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बढ़ा दें, यानी कि धीरे धीरे इसके इंक्लिनेशन को यदि हम बढ़ाते चले जाएंगे तो भैया इस ब्लॉक के लिए खतरा हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब है, ठीक है, हमने मान के चले ये एंगल 20 डिग्री है, मान चलो हमने 22 डिग्री किया, हमने देखा तब भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि नीचे इतना फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, रफनेस इन्वॉल्व है कि ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे हमने इस एंगल के इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बढ़ाते चले गए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें लगेगा कि हाँ अब बॉडी नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। तो वो एंगल, इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जब बॉडी जस्ट मूव करने की या इंपेंडिंग मोशन स्टार्ट करने की सिचुएशन पर होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट विच द बॉडी विल जस्ट मूव स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज का नाम तभी आएगा जब इंक्लाइन प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई ब्लॉक रखा होगा तो वहां पर एंगल ऑफ रिपोज नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो मैक्सिमम द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच द बॉडी विल जस्ट मूव स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब ये तो हो गया एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब कभी कभी ये भी बात आ सकती है कि क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब वही लिमिटिंग, क्योंकि इंपेंडिंग एंगल ऑफ रिपोज भी तभी क्रिएट हो रहा है जब इंपेंडिंग यानी जस्ट मूव करने की सिचुएशन पर है। तो और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हमारा कहने का मतलब है लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान के चलते हैं इसका वेट है दैट इज W। ओके, यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मान के चले इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ओके, तो वेट इस तरीके से नीचे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो यानी कि यहां पर एक नॉर्मल होगा जो कि इस सरफेस के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मींस अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, दैट इज दिस। तो अगर हम इसको यहां पर इस तरीके से और यहां समझें तो ये नॉर्मल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब इसका एंगल बहुत सिंपल है। देखिए ये एंगल हमें पता है थीटा है, और जब भी हमें एंगल में दिक्कत हो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से खींचिए। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर जा रहा है तो टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर हम उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ओके, अब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन को हम ऊपर की तरफ मतलब सरफेस के अलोंग करके यहाँ ना ड्रॉ करके हम यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ब्लॉक बहुत छोटा होता है तो फ्रिक्शन को सरफेस के अलोंग ना रख के हम सेंटर पर भी दिखा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इस फ्रिक्शन का एंगल कितना होगा, तो ये फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के अलोंग ही चल रहा है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहां पर कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींच दें तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू थीटा। चूंकि लिमिटिंग स्टेज पर है तो ये फ्रिक्शन की जगह हम लोग म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। अब अभी भी हमें पता है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि जस्ट मूव करने की टेंडेंसी, अभी मूव नहीं करिए, जस्ट मूव करने की सिचुएशन पर, यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और तीनों फोर्स एक पॉइंट पर कॉन्करेंट है, तो हम यहां पर लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कोई एक फोर्स पकड़ रहे हैं जैसे एन नॉर्मल, तो नॉर्मल के नीचे वो एंगल होता है जो बाकी दोनों के बीच, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का होगा। तो एन के नीचे हम लिखना चाहते हैं, तो ये एन के अलावा जो फोर्सेस हैं वो एफ और डब्ल्यू, इनके बीच का जो टोटल एंगल है दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, यानी कि हम कह सकते हैं एन अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि लामीज थ्योरम ये होता है कि दैट इज F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। दिस इज लामीज थ्योरम। तो उसी को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स पकड़ा तो उसके नीचे वो एंगल लिखते हैं जो बाकी दोनों के बीच का हो, दिस इज 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया। ओके, अब दूसरा फोर्स पकड़ रहे हैं, दूसरा फोर्स है म्यू एन, फ्रिक्शन का फोर्स अपॉन, तो जब इसके नीचे एंगल लिखना है तो इस F के अलावा N और W बचे, तो इनके बीच का एंगल दिस इज 90 एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों को ऐड कर दें 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो यहां से हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी N अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, हम जानते हैं दैट इज कॉस थीटा बन जाएगा, और यहां से हो जाएगा म्यू एन, और साइन 90 प्लस 90 साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ये मिल गया हमें म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। और हमें ये भी पता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये हम पहले से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, यानी कि म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए दोनों रिलेशनशिप सेम हो रहे हैं। ये तो हमने इंक्लाइंड प्लेन की सिचुएशन एंगल ऑफ रिपोज को ध्यान में रखते हुए बनाया, लामीज थ्योरम लगाया, और ये जो है हमारा बेसिक चीजों से है कि म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, दोनों सेम है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ओके, तो ये बात बहुत आसानी से प्रूफ हो गई कि एंगल ऑफ रिपोज ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि हाउ विल यू मेजर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमें नहीं दे रखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमें कैलकुलेट करना है, म्यू भी नहीं दे रखा है, तो आप एक्सपेरिमेंटली एंगल ऑफ रिपोज पता कर लीजिए, तो जो एंगल ऑफ रिपोज होगा वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, और यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें पता चल जाएगा तो हमें म्यू भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप म्यू की वैल्यू या एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को एक्सपेरिमेंटली पता कर लीजिए और समझ लीजिए कि आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लिया और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जब भी हम लोग फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार हमें एक्सिस को चेंज करना पड़ता है। अब कोई पूछेगा एक्सिस को चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे कन्वेंशनली आप देखिए कि जैसे आमतौर पर ये बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम लोग x लेते हैं, प्लस x, ये हो गया माइनस x, और बिल्कुल जो वर्टिकल होगा दैट इज y, और इसको हम माइनस y ले लेंगे। इस तरीके से मतलब ये कॉपी के अलोंग बिल्कुल पैरेलल जा रही है उसको x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सिस जो हम बेसिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं। लेकिन कई बार फ्रिक्शन के चैप्टर्स, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, और खासकर जब इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम्स होंगी, जब कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा होगा, तो उस समय कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जब ये नॉर्मल एक्सिस से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैथमेटिकली उनको सॉल्व करना दिक्कत हो जाता है। सॉल्व तो हम कर सकते हैं, अभी हमने देखा कि पिछले वाले में भी हमने इन्हीं एक्सिस को लेके चला था, इंक्लाइन वाली एक्सिस नहीं है। तो कई बार क्या होगा कि हम अपनी एक्सिस को चेंज कर देंगे टू सॉल्व इन एन ईजी मैनर। ईजी मैनर को ध्यान में रखते हुए हम एक्सिस को चेंज कर देंगे। इन एक्सिस का इस्तेमाल हो सकता है हम प्रॉब्लम्स में ना करें। कोई पूछेगा भैया ये नई एक्सिस कौन सी है? तो नई एक्सिस कुछ इस तरीके से है, वो इंक्लाइन प्लेन की सिचुएशंस में आएगी। जैसे मान के चले ये इंक्लाइन प्लेन है एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा,
ये ब्लॉक इस तरीके से हमारा रखा हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा केस ले रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग या इंक्लाइन प्लेन की दिशा में ही जो एक्सेस होगी, इस तरीके से दोनों तरफ हम ले जा सकते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्स एक्सिस। और इंक्लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज अवर वाई एक्सिस। इसको हम लोग वाई एक्सिस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाली नहीं, ओके, ये एक्स एक्सिस। तो अब इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेट है W इक्वल टू mg, उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना जरूरी पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर हम इसका वेट बनाएं, बॉडी का वेट, तो वेट तो हम इस तरीके से जाएगा, दैट इज इक्वल टू W। तो यानी कि हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, मान के चलते हैं ये एक्सिस हो गई हमारी और ये भी हमारी एक्सिस हो गई, तो एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। तो ऐसे केस में यदि देखिए आप इस वेट को देखिए ध्यान से, तो आप ये देखिए, अगर ये क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचें तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इस तरीके से अब चल गया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो वेट जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब एंगल को भी ध्यान देना है, क्योंकि ये अब एक्स एक्सिस है। तो देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये एंगल थीटा था, मान के चलते हैं यहाँ पर ये वेट लग रहा है इस तरीके से, ये सिचुएशन को यहाँ बना दिया, तो ये एंगल थीटा होगा। तो अगर हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये 90 है, ये थीटा है, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, और वही हमने यहाँ पर बनाया है। इसका मतलब है वेट जो है वो नई एक्सिस के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, और एक्स एक्सिस से जो उसका एंगल होगा दैट इज 90 माइनस थीटा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस वेट को कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहते हैं, इस वेट को कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहते हैं कि दिस इज W एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा इसी डायरेक्शन में, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू W cos 90 माइनस थीटा। क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से एंगल 90 माइनस थीटा लिया, तो इसका एक्स कंपोनेंट W cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा बना रहा है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W sin 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि इस वेट के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये W cos 90 माइनस थीटा है तो इट विल बिकम W sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकली, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और W sin 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू W cos थीटा। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो जब भी वेट होगा तो, और एक्सेस हमने नई ली है, तो आपको कंपोनेंट्स में नीचे की तरफ ये फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स है कि नीचे की तरफ W sin थीटा। मोशन से कोई मतलब नहीं है, अगर हम यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इन कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। ये वेट W sin थीटा ऑलवेज बी डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और W cos थीटा विल बी अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नीचे की तरफ इस तरीके से W cos थीटा आ जाएगा। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और जस्ट मूव करने की कंडीशन में वो एंगल ऑफ रिपोज भी होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये नई एक्सिस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गया कि न्यू एक्सिस, नई एक्सिस के हिसाब से हम चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें पुरानी एक्सिस से दिक्कत हो सकती है। चलिए, कुछ प्रॉब्लम हम लोग, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं कुछ कनेक्टेड बॉडीज का। जैसे इंक्लाइन प्लेन की सिचुएशन ही देख लेते हैं। मान के चलते हैं ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास है, एक इंक्लाइन प्लेन इधर है और एक इंक्लाइन प्लेन आपके पास इधर है। दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मान के चलते हैं एक ब्लॉक, इसका नाम A है, और दूसरा ब्लॉक आपका यहाँ रखा हुआ है और इसका नाम है दैट इज़ B। ओके, और बीच में एक यहाँ पर फ्रिक्शनलेस पुली रखी हुई है, और ये दोनों लोग इस तरीके से रस्सी से या रोप से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास दे रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से सिचुएशन है हमारे पास।
दो इंक्लाइन प्लेन है, एक 45 डिग्री पर 30 डिग्री पर, एक पहले वाले इंक्लाइन प्लेन पर ए बॉडी रखी हुई है, दूसरे पर बी है, और यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पुली है और द रोप इज पासिंग ओवर दिस पुली। अब ये पुली अगर फ्रिक्शनलेस है तो इतना तो समझ सकते हैं कि इस पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होगा, टेंशन का फोर्स। इसका मतलब अगर हम अगर ए का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंशन ऐसे दिखाएंगे, और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड जहां पर वो बंधा हुआ है उसकी तरफ होगा, यानी कि टेंशन हमारा सेम रहेगा, क्योंकि ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ये तो सिचुएशन है क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वेट ऑफ द ब्लॉक बी, इस बी ब्लॉक का वेट हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन। ओके, और दोनों सरफेसेस, यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा और यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें सेम दे रखा है और उसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.25। ओके, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। फिर हमें यह पूछा है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक ए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए फॉर द इम्पेंडिंग मोशन। ये सिचुएशन हमारे पास है। अब क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है कि ए ब्लॉक का वेट गिवन नहीं है और बी का वेट भी गिवन है, और दोनों सरफेसेस का जो म्यू है वो सेम है, 0.25 इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन भी दे रखा है, 45 डिग्री 30 डिग्री, ये सब भी चीजें हमें दे रखी हैं। और हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए फॉर द इंपेंडिंग मोशन। मीन्स इसका इस ब्लॉक ए का वेट का रेंज क्या होगा। अब रेंज का मतलब है कि एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अगर हो सकता है मिनिमम वैल्यू 20 हो, मैक्सिमम वैल्यू 50 हो, तो हमें यह पता करना है कि कहां से कहां तक ए ब्लॉक का वेट जा सकता है। आपको पूछेगा रेंज कैसे निकलेगा भाई, एक मिनिमम मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर दो केसेस लेने पड़ेंगे। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब अगर हम ये मान लें, पहला केस ऐसा मान लें कि बी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर ये बी बॉडी नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगी तो डेफिनेटली ए ऊपर की तरफ जाएगा, पहला केस हो गया। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि ए का वेट ज्यादा हो तो इस वजह से ए बी पर हावी हो, और ए की टेंडेंसी नीचे जाने की हो तो बी ऊपर होगा। तो इसी से पता चलता है कि अगर हम एक बार ए के मोशन को ऊपर की तरफ माने और एक बार ए के मोशन को नीचे की तरफ माने तो दोनों केस में इसका वेट डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहले केस में हमारा बी जो है वो ए पर हावी हो रहा है, तो इसका मतलब है ए हल्का पड़ गया होगा, यानी कि ए का वो मिनिमम वेट निकलेगा। सेकंड केस में यदि ए बी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली ए का वेट ज्यादा होगा, तभी ऐसा हो सिचुएशन, यानी कि उस केस में ए का मैक्सिमम वेट निकलेगा। तो यानी कि दो वेट्स निकलेंगे और उसी को हम बोल देंगे कि इतने से इतने के बीच में इसका रेंज है। ओके, तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में बी मूविंग डाउनवर्ड्स, बी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब बी नीचे की तरफ मूव करेगा यानी कि ए अपवर्ड्स मूव करेगा। तो यानी कि सबसे पहले यदि हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, तो बी की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। अब हमें नई एक्सेस लेनी है। ओके, तो बी सरफेस पर रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एन बी। इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, टेंशन का फोर्स इस तरीके से मिलेगा। ओके, फिर हमने ये भी बताया था जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, कोई जरूरी नहीं कि हमने इंक्लाइन प्लेन इधर से है, आप इंक्लाइन प्लेन इस साइड वाला भी लेंगे तो इसका डब्ल्यू साइन थीटा हमेशा नीचे की तरफ होगा और डब्ल्यू कॉस थीटा नॉर्मल के समझ लीजिए जस्ट अपोजिट होगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज वेट, यानी कि डब्ल्यू साइन थीटा विल बी डाउनवर्ड्स। तो डब्ल्यू 150 है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 150 साइन 30 डिग्री। ओके, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 150 कॉस 30 डिग्री। अब फ्रिक्शन का फोर्स भी दिखाना है, चूंकि ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखे तो फ्रिक्शन इंक्लाइंड सरफेस पर ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि हम उसको इसी के साथ दिखा सकते हैं T प्लस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज F। ओके, यहाँ पर हो गया, यानी कि B की वजह से हम F भी दिखा सकते हैं।
अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, पर बॉडी जस्ट मूव करने की टेंडेंसी पर है। तो यानी कि हम ये हमारी ये जो दिस इज अवर न्यू एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर इसको हम बैलेंस करें, पहले अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ बैलेंस करें तो एक्स एक्सिस में जो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम सिचुएशन लगा देते हैं। तो ये डायरेक्शन हमारी ये 150 साइन 30 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150 साइन 30 डिग्री ये इस डायरेक्शन में, और इसको ये दोनों बैलेंस कर देंगे तो हम लिख सकते हैं t प्लस एफ पी, यानी कि ये हो जाएगा 150 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टी, और फ्रिक्शन की फोर्स की जगह हम लोग म्यू एन लिख सकते हैं। तो यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, तो ये हो जाएगा 0.25 एन बी। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन लगा सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में एन बी इस डायरेक्शन में है, उसको जस्ट बैलेंस कर रहा है 150 cos 30, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं एन बी इज इक्वल टू 150 cos 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एन बी की वैल्यू आ जाएगी। इस एन बी की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, इस एन बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से अगर हम एन बी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से एन बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 129.9 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एन बी। इस एन बी को उठा के जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए एक ही अननोन बचेगा, दैट इज टी। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 42.53 न्यूटन। ये बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए इस प्रॉब्लम में। अच्छा, अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और ए का वेट पता करना है, और हमें केस पहला है बॉडी मूविंग डाउनवर्ड। तो चलिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका एंगल हमें ध्यान देना है 45 डिग्री। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से चीजें हो सकती हैं। तो अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। ओके, तो ये बनाया। नीचे की तरफ ए का वेट मान के चलते हैं, ए का वेट डब्ल्यू ए है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए साइन, और ये एंगल 45 डिग्री था, डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री, और यहाँ तरफ ये फिक्स हैं कंपोनेंट्स, एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कॉस 45 डिग्री। और यहाँ पर टेंशन का फोर्स होगा, दैट इज टी, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये ब्लॉक था, ये टेंशन का फोर्स था, रस्सी से बंधा हुआ था। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज इक्वल टू एन। ओके, ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था। जब ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि इसके साथ ऐड हो जाएगा फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू एफ ए। और टेंशन की वैल्यू हम लोगों ने पता कर ली है। बहुत आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। चूंकि बी नीचे मूव कर रही थी, ए ऊपर मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, इसीलिए हमने फ्रिक्शन को डब्ल्यू साइन थीटा के साथ इसको जोड़ दिया। अब सिंपली बैलेंस कर लीजिए समेशन एफ एक्स 0। तो इस एक्स डायरेक्शन में टी है और ये दोनों है, यानी कि हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एफ ए की जगह आप लोग म्यू इंटू एन ए, यानी कि 0.25 इंटू एन ए, ओके, एन ए, और प्लस डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री। ओके, टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट ही कर लिया था। टी की वैल्यू जो हमारी आई थी, दैट वाज इक्वल टू 42.53 इज इक्वल टू 0.25 एन ए प्लस डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है, दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में हमने देखा सिर्फ एन ए है, तो एन ए विल बी सिंपली बैलेंस्ड बाई डब्ल्यू ए कॉस 45 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दो वेरिएबल हैं, एक एन ए है और एक डब्ल्यू ए है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एन ए की वैल्यू जो हमारे पास डब्ल्यू ए कॉस 45 डिग्री है, इसको हम लोग सीधे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 42.53 इज इक्वल टू 0.25 डब्ल्यू ए कॉस 45 डिग्री प्लस डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 42.53 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हो जाएगा 0.25 कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। यहाँ से डब्ल्यू ए की वैल्यू इजीली डिटरमाइन हो सकती है। डब्ल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 42.53 डिवाइडेड बाई
0.25 cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये सारा चीज़ हम कैलकुलेटर पर डाटा अपना फीड कर सकते हैं और बहुत आसानी से WA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से जो WA की वैल्यू आएगी दैट इज़ नियर अबाउट आएगी 48.12 न्यूटन। इसको हमें संभाल के रखना है क्योंकि अभी एक रिजल्ट आया है। लेट दिस बी इक्वेशन A। ओके, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस सेकेंड केस सेकेंड में हमें ये मान के चलना है, फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पर। इस तरीके से सिचुएशन थी, एक ब्लॉक यहाँ था, एक ब्लॉक यहाँ था इस तरीके से, और एक पुली के माध्यम से ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड थे। अब इस केस में, सेकंड केस में आप ये ध्यान देना है कि जो है कि ये जो ब्लॉक A है ये B पर हावी हो रहा है, यानी कि A नीचे जाएगा और B ऊपर जाएगा। पहले केस में हम लोगों ने B को नीचे ले जा रहे थे, यानी कि B हावी, यानी कि सेकंड केस ये है कि B मूविंग अपवर्ड्स, B ऊपर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि A हावी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बातों से भी पता चल रहा है कि A का वेट अब ज़्यादा ही आना चाहिए, यानी कि 48.12 से ज़्यादा ही आएगा। प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचें तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आएगी। वो तो मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, लेकिन इतना तो है कि 48.12 से ज़्यादा आएगा। तो फिर से हम लोग B से स्टार्ट करते हैं। टेंशन का फोर्स थ्रू आउट सेम रहेगा। इसका टेंशन T ऐसे दिखाएंगे, इसका टेंशन T ऐसे दिखाएंगे। हमें पता है कि ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री था और ये वाला एंगल हमारे पास था दैट वाज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अननोन है, पहले जो नोन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करना है। यानी कि हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। ओके, ये बनाया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका वेट था शायद 150, इसका वेट था दैट इज़ 150, तो ये हो जाएगा 150 साइन 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 150 कॉस 30 डिग्री। ये हो गया हमारा टेंशन का फोर्स और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ NB। अब ये चूंकि ये इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि दैट इज़ फ्रिक्शन दैट इज़ F। ओके, अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सबसे पहले समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। जब समेशन Fx इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो T विल बी इक्वल्स टू 150 साइन 30 डिग्री प्लस F की जगह हम लोग μn लिख सकते हैं, यानी कि 0.25 इंटू NB। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 2 में समेशन Fy 0, तो समेशन Fy 0 तो सिंपल है। समेशन Fy 0 में NB और 150 cos 30 बैलेंस कर देंगे, यानी कि NB विल बी इक्वल्स टू 150 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगी। इस NB की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं। NB की वैल्यू को 150 cos 30 डिग्री को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें अब एक नया टेंशन मिलेगा, क्योंकि अब टेंशन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन अब अगेंस्ट में लग रहा है, इसलिए टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी पहले से। पहले वैल्यू हमारे पास 42.53, लेकिन अब हमारे पास टेंशन की कोई नई वैल्यू आएगी एंड दैट इज इक्वल टू 107.48 न्यूटन। टेंशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा इस केस में। ओके, ये आ गया। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B को सॉल्व किया और नया टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये ध्यान देना है कि A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और नया वेट निकालना है। तो चलिए A का फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। तो हम लोग बना रहे हैं दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A। ओके, तो A का वेट, अब ये नया वेट निकलेगा दैट इज इक्वल टू WA साइन 45 डिग्री, W साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा WA कॉस 45 डिग्री। टेंशन ऐसे ही लगेगा, नया टेंशन होगा दैट इज T। ओके, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर। अब चूंकि हमने सेकंड केस में ये माना कि A हावी हो रहा है, यानी कि A नीचे की जाने की तरफ होगा, यानी कि फ्रिक्शन इसके अलोंग लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा दैट इज इक्वल टू FA। फिर आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समेशन Fy इक्वल टू 0, चलिए पहले लगा देते हैं। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में हम सिंपली कह सकते हैं कि NA विल बी इक्वल्स टू WA cos 45 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन 1। और समेशन जब Fy इक्वल्स टू, सॉरी, समेशन Fx इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, x डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा T प्लस FA इज इक्वल टू WA साइन 45 डिग्री।
टी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी दैट वाज 107.48, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 107.48। एफ ए की जगह म्यू एन ए यानी कि 0.25 इंटू एन ए एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 107.48 प्लस 0.25, एन ए की जगह हम लोग डब्ल्यू ए कॉस 45 यानी कि ये हो जाएगा 0.25 इंटू डब्ल्यू ए कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू ए साइन 45 डिग्री। आराम से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 107.48 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो डब्ल्यू ए माइनस में चला जाएगा, डब्ल्यू ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 कॉस 45 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से डब्ल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 107.48 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री माइनस 0.25 कॉस 45 डिग्री। ये एक्सप्रेशन नीचे माइनस में यानी कि छोटा हो गया है, ये एक्सप्रेशन कम हो गया है क्योंकि माइनस आया तो वैल्यू कम हो गई है, तो अपॉन के नीचे कम हो गई वैल्यू तो और बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ से डब्ल्यू ए की वैल्यू जो नया डब्ल्यू ए आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू नियर अबाउट, अगर हम कैलकुलेटर से देखना चाहें तो ये वैल्यू आ जाएगी 202.67 न्यूटन। ओके, इसका मतलब है हमारी जो डब्ल्यू मिनिमम की वैल्यू पहले केस में आई थी वहाँ पर कम थी और मिनिमम वैल्यू थी 48.12 न्यूटन, और यहाँ से जो डब्ल्यू आया वो मैक्सिमम आएगा, दैट डब्ल्यू मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 202.67 न्यूटन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ डब्ल्यू की जो रेंज है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू दैट इज 48.12 न्यूटन टू 202.67 न्यूटन। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन के वजह से हमने एक्सिस को चेंज किया। एम जी साइन थीटा या डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा फिक्स है। बाकी देख लीजिए कि मोशन बॉडी का कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ होने की है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ब्लॉक बहुत छोटा है तो सारे फोर्सेस को आप सेंटर पर दिखा सकते हैं, हालांकि फ्रिक्शन सरफेस के अलॉन्ग होता है, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ रिपोज हम लोगों ने समझ ही लिया है, नई एक्सिस को समझ ही लिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी समझ लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी समझ लिया है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी कुछ दिनों में आएगा और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।